एक शो पे मैं गई थी और दैट टाइम वाज राम का सब कुछ चल रहा था, राम मंदिर और ये केस का कंक्लूजन अच्छा, वगैरह निकलने राइट। वाला था और कुछ लोग राम के बहुत बहुत पेंटिंग कर रहे थे। सो सम मैं गैलरी का नाम नहीं ले रही हूँ, दे आर ऑल्सो माई फ्रेंड, बट दे सेड मी कि देखो सीमा जी, अब ना सब राम ही बिकेगा, लाइक दैट ओनली। ओके। हाँ, राम ही बिकेगा, राम पे काम करना चाहिए आर्टिस्ट ने। अच्छा। हाँ, मेरे पास आओ पेंटिंग लेके राम के, मैं बेच अच्छा। दूंगा सब, कोई प्रॉब्लम नहीं। व्हाट इज ओके। दिस नॉनसेंस? राम क्या बेचने की चीज़ है? बच्चा 5-6 साल तक अपने घर के वॉल को ही कैनवस समझता है, सरफेस समझता है उसके ड्राइंग का, राइट। तो वो पूरा ड्राइंग करता है, इधर करता है, जितना हो सकता है उतना ऊपर जाता है, वहाँ ड्राइंग करता है, पेंटिंग करता है। और इंडियन पेरेंट्स उनको टोकते रहते हैं। या बच्चे यानी कुछ करने ही नहीं देते हैं, क्योंकि उनको पड़ा होता है कि मैंने इतना महंगा पेंट लगाया है और वो तुम गंदा कर रहे हो। तो ये पहली बात तो ये छोड़ना चाहिए। वो बच्चे का एक्सप्रेशन, आर्टिफिशियल मीन्स एआई जहाँ पे यूज़ होता है, वो सच्ची में हमारे साथ कितना कनेक्ट होता है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ आर्टिफिशियल। करेक्ट। लाइक कोई देखो, एक कोई मूवी होता है, जैसे कि उसमें बहुत सारा मेकअप वेकअप किया है, हाँ। और एक मूवी है कि जो बहुत ही नेचुरल है, देयर इज़ नो मेकअप, नो शोशा वगैरह वगैरह वगैरह। तो कौन सा ज़्यादा टच में लगता है, या उसको कितना एक्सेप्टेंस कौन से मूवी को मिलता है, या कौन से विजुअल को मिलता है? वैसे ही है कि एआई आपको एक लिमिटेड टाइप ही विजुअल देने वाला है, आउटपुट, बिल्कुल। आउटपुट देने वाला है, उसमें रियलिटी का फील नहीं आएगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे आज के पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज के हमारे जो अतिथि हैं उनका नाम है डॉक्टर सीमा कामली। वो खुद एक कमर्शियल पेंटर हैं, एक प्रोफेसर हैं, और उस सबसे भी इम्पोर्टेंट, उन्होंने एक ऐसे विषय पे पीएचडी की है जो आज की तारीख में भारत में सबको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पीएचडी के विषय में उन्होंने जो भी कहा है वो आप इसी पॉडकास्ट के भाग 2 में सुन पाएंगे। आज इस पॉडकास्ट के भाग 1 में उन्होंने हमें बताया है कि भारत में कितने प्रकार के पेंटिंग्स होते हैं, कैसे भारतीय पेंटर्स परदेसी पेंटर्स से प्रभावित हुए हैं या नहीं हुए हैं, क्यों भारत में ही राजा रवि वर्मा और एमएफ हुसैन जैसे कई नामचीन पेंटर्स होके जाने के बावजूद भी आज हमारे कई प्रतिभाशाली पेंटर्स को लोकप्रियता पाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ये और ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ जानने के लिए देखिए हमारा आज का पॉडकास्ट। और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। नमस्ते मैडम, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। नमस्ते, थैंक यू। मेरी आपसे विनंती है कि आप हमारे दर्शकों के लिए ये बताइए कि आप फिलहाल कौन से विषय में कार्यरत हैं। Okay. Actually, before 2-3 years, I completed my PhD. Okay. So I'm busy with that work. Means PhD होने के बाद actually PhD work चालू होता है, ऐसा मेरा मानना है। So कुछ रिसर्च पेपर्स और कुछ वर्क मेरा चालू है, राइटिंग लाइक। और दूसरी एक बात है कि मैं पेंटिंग आर्टिस्ट हूँ, पेंटर हूँ। तो इस साल मेरा एग्जीबिशन आ रहा है जहांगीर में 2025, मीन्स एक साल के बराबर बाद। तो आई एम वर्किंग, मीन्स नाउ दिस इज़ अ थिंकिंग प्रोसेस फॉर दैट एग्जीबिशन, एंड चालू है पेंटिंग वगैरह। और ऑफ कोर्स आई एम टीचर, assistant professor at Rachna Sansad. So I'm with my students, with discussions, with corrections, and a lot of brain work. Yeah. ओके, दैट्स रियली ब्यूटीफुल टू हियर। तो शुरुआत से मतलब आप एक पेंटर थे पहले, उसके बाद आप प्रोफेसर बने और उस दरमियान आपने पीएचडी भी कंप्लीट की। Actually, I'm a commercial artist. ओह वाओ। I completed my UG under graduation in the commercial artist ओके। as a commercial
college, in a commercial college, and after that I continue myself with JJ Art School of Art in DPED, which is made for education, art education purpose. Okay. So I completed that, and immediately I got a job at Rachna Sansar, Okay. and I continued with there, and I completed then masters for 2 years Okay. in drawing and painting. Wow. Yeah, but initially I like painting, drawing and everything, but due to pet ka sawal, I continue myself with commercial art, and then जब मुझे समझ में आया कि चलो मैं अब अच्छा सा कमा सकती हूँ, मैं मेरा पेट संभाल सकती हूँ और मेरी फैमिली भी संभाल सकती हूँ, then I start to do paintings, means a proper way. Okay. Yeah, and after that I completed NET, which is NET National exam. Eligibility Test. Yeah, Right. right. So in that, in visual art, I got 11th rank in India. Wow. Yeah, for a visual art, and also get JRF, that's Okay. Junior Research Fellowship. Correct. And after that, I got immediately admission enrollment in PhD. Okay. So in a 8 year, I completed my PhD, and yeah, that's it. Now I'm in front of you. फर्स्टली आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट हमारे सारे जितने भी व्यूवर्स हैं उन सब की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आपके अब तक के सारे सफ़र के लिए। और आपने जो पीएचडी की है वो भी विषय उतना ही महत्वपूर्ण है। तो फिलहाल के लिए मैं आपसे विनंती करूंगा कि आप हमारे व्यूवर्स के लिए बताइए कि आपने पीएचडी कौन से विषय में की है। एक्चुअली टॉपिक सब्जेक्ट इज़ वेरी बिग, बट मैं शॉर्ट में जैसे सबको समझ में आए इस टाइप से बताना चाहूँगी कि एडवर्टाइजमेंट जो टीवी है, टीवी कमर्शियल्स है, उसका इम्पैक्ट लोगों के ऊपर, आई मीन सोसाइटी के ऊपर कैसे होता है, वो मैंने स्टडी किया है थ्रू साइकोलॉजिकल स्टडी एंड फिलोसॉफिकल स्टडी, and also with advertising people's perception. Okay. Through, yeah, and also I actually मैंने जो कंज्यूमर है उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू देखे हैं और उन सब का स्टडी करके डिस्कशन किया है और कुछ कंक्लूजन के ऊपर मैं आई हूँ मेरे रिसर्च में। ओके तो एक काम करते हैं, आपने जो पीएचडी का विषय बताया वो उतना ही इंटरेस्टिंग मुझे विषय लगा, तो हम इस पूरे पॉडकास्ट में पहले आपका जो प्राइमरी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है उसके ऊपर बात करते हैं और जो आपका पीएचडी का विषय है उसमें थोड़ी देर के बाद बात करते हैं, इफ़ यू आर फाइन विद दैट। श्योर, नो प्रॉब्लम। ओके, सो सिंस आप एक पेंटर हैं तो मैं आपसे ये विनंती करूंगा कि सारे दर्शकों के लिए पहले ये बता दीजिए कि पेंटिंग, एक कॉमन मैन के पर्सपेक्टिव से हमको पेंटिंग सिर्फ पेंटिंग ऐसा लगता है, बट उसमें कितने प्रकार होते हैं? या इट्स अ गुड क्वेश्चन। जब जनरल लोग, बहुत बार ऐसे होता है कि बहुत लोगों का कहना ऐसा होता है कि अरे पेंटिंग का ना हमें कुछ समझ में ही नहीं आता है, व्हाट इज़ दैट, और क्या वो ऐसे कलर वगैरह लगाते हैं कुछ दिखता ही नहीं, तो भाई साहब उसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग। ओके। लेकिन उसका ऐसा मीनिंग नहीं होता है कि उसका कुछ मीनिंग ही नहीं है। ऑल्सो दैट पेंटिंग हैविंग सम मीनिंग, राइट, लाइक वो कुछ एक्सप्रेस करते हैं। बिल्कुल। एक पर्टिकुलर टाइप के पेंटिंग के सामने आप जाते हो तो आपको एक अलग सा माइंड में कुछ चीज़ें आती है, एक अलग सा फीलिंग आ जाता है, एक पर्टिकुलर टाइप का आता है। जैसे कि बहुत सारा ब्लू देखने के बाद मैं शायद कुछ कूल टाइप ऐसा फील करूँगी, या मुझे बहुत ऐसे इंटरनल कुछ मैं मेडिटेट हो जा रही हूँ, ऐसा कुछ हो सकता है। यानी हर एक के क्या बोलते हैं हम इसे, अनुभव, जो अब तक के अनुभव लिए हैं और जो पेंटिंग है वो देखने के बाद वो हमारे क्या सेंसेस स्टिमुलेट होते हैं और क्या हमें अंडरस्टैंडिंग होती है, उस टाइप से वो पेंटिंग समझने लगता है। ये हुआ एब्स्ट्रैक्ट के बारे में। दूसरी बात है कि फिगरेटिव में क्या होता है कि ह्यूमन फिगर्स, एनिमल्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं और उसमें से कुछ विजुअल्स या कुछ सब्जेक्ट होते हैं उसमें। दूसरा एक पार्ट है कि उसमें कुछ फॉर्म्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं।
और उसके कंपोजिशंस वगैरह होते हैं, कलर्स वगैरह, हर एक कलर का मीनिंग है और अकॉर्डिंग टू दैट सिम्बोलिज्म हर पेंटिंग बनता है। सो ये 2-3 टाइप के हम एक जनरल क्राइटेरियाज या पेंटिंग के टाइप बोल सकते हैं हम। ओके, तो इसमें एक जो कॉमन मैन का परसेप्शन होता है वो ये है कि कुछ पेंटिंग्स समझ में आते हैं, जैसे आपने कहा कि एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, वो हर एक इंसान के मुताबिक अलग समझ में आता है, और जो फिगरेटिव या सब्जेक्टिव होते हैं वो जल्दी समझ में आते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट को अगर और अच्छे से समझना है कॉमन मैन को, तो उसमें क्या किया जा सकता है? ओके, जैसे हमारे एडवर्टाइजिंग में हर एक चीज़ का एक अलग टारगेट ऑडियंस होता है, जी, राइट। मैं सोचती हूँ कभी कभी जो पेंटिंग्स है उसका भी जो रसिक, मराठीमध्ये रसिक म्हणतात, वो जो है वीवर है वो अलग अलग टाइप का हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी को एब्स्ट्रैक्ट पसंद आया और किसी को फिगरेटिव नहीं पसंद आता है, ऐसा भी होता है। या बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट ही करते हैं लेकिन फिगरेटिव या कुछ सब्जेक्ट वाइज नहीं करते। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने जंप डायरेक्टली एब्स्ट्रैक्ट पे मारी है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल पिकासो का एग्जाम्पल ले तो हमें उनका क्यूबिज्म ही दिखता है पेंटिंग में, राइट। बहुत सारे कलर और एक पर्टिकुलर टाइप के कलर और उनके फॉर्म्स के डायमेंशंस वगैरह 3D बेस्ड वो देखते हैं, ट्रांसपेरेंट फिगर्स देखते हैं और उनके सब्जेक्ट बहुत ही अलग होते हैं। लेकिन जब हम उनकी हिस्ट्री देखते हैं कि पिकासो ने क्या किया अपने पूरे लाइफ में, तो उन्होंने पहले पूरे रियलिस्टिक फॉर्म्स के स्टडी किए, ह्यूमंस के स्टडी किए, एनाटॉमी समझ ली, पूरा जो क्या बोलते हैं प्रिंसिपल्स है ड्राइंग के या जो भी मेथडोलॉजी है पेंटिंग की, वो उन्होंने सब की। और उसके बाद जब बहुत काम करते हैं हम तो ऑटोमेटिक वो चीज़ सिंप्लीफिकेशन में जाती है और सिंप्लीफिकेशन के बाद धीरे धीरे वो और सिंप्लीफाई होके फिर एब्स्ट्रैक्शन की तरफ जाती है। देखिए, ये जो मैं आपके साथ बात कर रही हूँ ना, ये पूरा मेरा एक्सपीरियंस है। बिल्कुल। सो ये मे बी सम पीपल आर नॉट एग्री विथ मी, दिस इज ओनली माई परसेप्शन, सो सॉरी फॉर द पीपल हु आर नॉट एग्री विथ मी, बट कंसिडर दिस एज अ माई एक्सप्रेशंस। या सो जब ऐसे उनके पेंटिंग है, अभी एक उनका एग्जाम्पल है गॉर्निका, तो वो वर्ल्ड फेमस पेंटिंग है ड्यू टू द सब्जेक्ट, देयर इज सम स्टोरी बिहाइंड, इसलिए। और वो कब बना था? वर्ल्ड वॉर के टाइम पे वो बना था और वो जो चल रहा था दुनिया में वो पिकासो ने अपने पेंटिंग में डाला है। इट्स अ ग्रे कलर टाइप पेंटिंग, राइट। सो स्टिल इट इज इफेक्टिव, there is no multiple colors or it is not a happy type painting, still it is very famous and appreciable painting, right? So इस टाइप का होता है। so abstract जैसे कि अभी पिकासो का गॉर्निका मैंने बोला, तो अगर आपको उसकी स्टोरी पता है तो आपको वो कनेक्ट होगी पेंटिंग, राइट। दूसरा एक एग्जांपल ले सकते हैं कि गायतोंडे सर का, तो उनके जो पेंटिंग्स हैं वो पूरे एब्स्ट्रैक्ट हैं और आजकल आप देखते ही होंगे कि न्यूज़पेपर में हाई रेट पे वो से यानी परचेस किए जाते हैं। सो रियली इट्स अ फैंटास्टिक थिंग। लेकिन मैंने खुद ऐसा एक्सपीरियंस किया है, मैं जब उनके एग्जीबिशन के लिए गई थी, शायद वो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूज़ियम, छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूज़ियम में चालू था, तब मैं गई थी। तो लगभग एक पेंटिंग देखने के लिए मुझे आधा घंटा लग रहा था। माय गॉड, आधा घंटा एक पेंटिंग के लिए। एंड मुझे तब कोई भी मेरे आजू बाजू नहीं चाहिए था। मैं और पेंटिंग बस, और कोई बीच में आता ना तो मैं उनको बोलती अरे बाजू हो जाओ, लाइक दैट। सो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है लेकिन वो मुझे इतना कुछ दे रहा था, लाइक एक सूदिंगनेस था, कुछ जगह पे आर्टिस्ट का जो एक्सप्रेशन है, जो उसके मन में जो चल रहा है वो वहाँ दिख रहा था, विदाउट एनी लाइन, विदाउट एनी सब्जेक्ट मीन्स नो सब्जेक्टिव थिंग और देयर, बिल्कुल, बट एक्सप्रेशंस। पेंटर ने जब काम करते वक्त उसकी जो मेंटेलिटी थी वो पूरा का पूरा उस पेंटिंग में उतर आया था, इसलिए वो मुझे कनेक्ट हो रहा था। बिल्कुल। अगेन
मैं थोड़ा पेंटिंग में थोड़ा बहुत काम करती हूँ, इसलिए मुझे वो लगा होगा, नॉट नेसेसरी कि हर एक को ऐसा लगता होगा। Right. लेकिन शायद गायतोंडे सर का पेंटिंग इतना हाई चार्जेस में जाता है, उसका रीज़न यही होगा क्योंकि वो टच होता है ह्यूमन को, कनेक्ट होता है। कनेक्ट होता है। राइट। राइट, सो आई थिंक यानी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग को आप उसके एक्सप्रेशंस और थोड़ा ऑब्जर्व करने लगोगे ना, तो ऑटोमेटिक आपके ब्रेन में कुछ स्टिमुलेट होने लगता है। ओके। और वो आपके पास पहुंच जाता है, ऐसे मुझे लगता है। लेकिन वही एग्जैक्ट आप फिगरेटिव या सब्जेक्टिव पेंटिंग का लो, तो उसमें क्या होता है एक्चुअली मैं भी खुद फिगरेटिव करने वाली आर्टिस्ट हूँ। मुझे पता नहीं मैं खुद को आर्टिस्ट बोलूँ या नहीं, ठीक है, एक जनरल वर्ड आर्टिस्ट ऐसा बोलती हूँ। तो पेंटिंग लगता है गैलरी में और समवेयर, और जब कोई देखने आता है तो वो उसे समझ में आता है कि हाँ ये पेंटिंग ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा, इजीली समझ में आता है ड्यू टू दैट फॉर्म्स, कलर्स एंड सम मोशन, इमोशन, सब कुछ उसमें होता है, वी कैन रीड दैट। बिल्कुल। बट वो समझने के बाद हम निकल जाते हैं। राइट। अगेन दूसरी बार अगर हम आके वो देखेंगे तो मुझे पता नहीं कि क्या उसमें अलग दिखेगा। अग्रीड। आई डोंट नो। Yes. बट एब्स्ट्रैक्ट में सेम होता है कि हर टाइम जैसा आपका मूड है वैसे भी आप उस चीज़ को, उस पेंटिंग को रीड करने लगते हो। बिल्कुल। हर टाइम आपको अलग अलग फीलिंग्स उसमें आने लगेंगे, शायद आप खुद को उसमें सर्च करोगे। इस टाइप का आई थिंक होता है। अभी मुझे लगने लगा है। मुझे पहले लगता था कि क्या लोग एब्स्ट्रैक्ट बना रहे हैं और क्या चल रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स सभी एब्स्ट्रैक्ट उतने टची नहीं होते हैं, कनेक्टिव नहीं रहते, लेकिन जो है वो मास्टर ही है। जो इंडियन कल्चर है वो ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम 14,000 ईयर्स पहले थे, माना जाता है। तो इसका मतलब कि ये जितने भी आर्ट फॉर्म्स हैं ये डेफिनेटली 14,000 साल से भी पुराने हैं। ओके, तो आज की तारीख में आप इंडियन मासेस को इन एब्स्ट्रैक्ट हो, सब्जेक्टिव हो, फिगरेटिव हो, इन पेंटिंग्स को किस तरह देखते हैं? मतलब आपको क्या लगता है कि इंडियन मासेस इनको समझ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं? आपका क्या उस पर? अभी जो सवाल और आंसर दिया वो थोड़ा सा इस सवाल से कनेक्टेड है। अगेन आप कैसे रीड करते हो, हर एक ह्यूमन का परसेप्शन अलग अलग होता है, उसका समझना, सोचना अलग अलग लेवल का होता है। जितना आपको वो पेंटिंग समझ में आता है उतना वो आपको अच्छा लगने लगता है, उतना आप उस पेंटिंग के नज़दीक जाते हो और आपको लगता है कि ये पेंटिंग मेरे साथ हो, मुझे जब जब चाहिए तब तब मैं वो देखूं, मैं उसका आनंद लूँ। या कभी कभी कोई पेंटिंग रिलीफ देता है, जैसे कि हम कुछ म्यूज़िक सुनते हैं तो अब हमारा अच्छा मूड होता है तो हम एकदम थोड़ा हल्ला गुल्ला वाला थोड़ा सा म्यूज़िक सुनते हैं। जब हमें कुछ कंसंट्रेट होना होता है तो शायद हम कुछ तंतु वाद्य वगैरह ऐसे सुनते हैं। लाइक वो हर एक वो सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, हमारा ऑटोमेटिक ब्रेन उस टाइप से डाइवर्ट होता है और ऑटोमेटिकली हमें ऑर्डर देता है कि भाई तुम यहाँ इस चैनल पे जाओ और ये स्टार्ट करो और ये म्यूज़िक सुनो। वैसे ही होता है कि अगर एग्जीबिशन लगा है जहांगीर में, किसका एग्जीबिशन लगा है तो XYZ का एग्जीबिशन लगा है, तो जिन लोगों को वो पेंटिंग्स पसंद है वो व्यूवर्स ऑटोमेटिक वहाँ पहुँच जाएंगे और वो देखेंगे। अगेन ये चॉइस की बात है। बहुत सारे लोग जहांगीर के आजू बाजू घूमते हैं, लेकिन उसमें से कितने लोग जहांगीर में जाके पेंटिंग देखते हैं, वी डोंट नो। राइट। अगेन एक आपको मज़ेदार बात बताती हूँ कि मुंबई दर्शन, यू नो दैट वन बस गोइंग अराउंड एंड विजिट एवरीवेयर एंड सो एंड सो एक्चुअली ये बहुत गलत है। हाँ, कि हमारा जब एग्जीबिशन होता है बहुत सारे आर्टिस्ट इरिटेट हो जाते हैं ऐसे व्यूवर्स की वजह से, क्योंकि टारगेट क्या होता है मोस्टली आर्टिस्ट का कि मेरा पेंटिंग देखने के लिए कुछ
ब्रेनियक्स। ब्रेन या क्रिटिक आए, उसने वो देखे और उसके बारे में कुछ लिखे, उसके बारे में कुछ बात करे, माउथ पब्लिसिटी हो, और मेनली मेरा पेंटिंग सेल हो, यानी मेरे बायर वहाँ आने चाहिए, मेरे पेंटिंग के बायर वहाँ आने चाहिए। लेकिन ये जब क्राउड मुंबई दर्शन वाला वहाँ आता है तो उनको पता भी नहीं होता कि ये पेंटिंग कैसे देखनी होती है। दे आर लाइक कमिंग मच्छी बाजार, इसको हाथ लगा, वो करो, इधर खरोच मारो, उधर कलर ऐसे नाखून से निकालना वगैरह, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। सो आप कैसे बोल सकते हैं कि ये पेंटिंग वगैरह सब लोग उसका मज़ा ले सकते हैं, आनंद ले सकते हैं? थोड़ा सा क्रिटिकल है इसका। टीचिंग या विजुअल रीडिंग जो प्रोसेस है वो स्कूल से होनी चाहिए। राइट। अगेन ये बात होती है कि कितने लोगों को स्कूलिंग मिलता है और कितने लोगों को नहीं मिलता है, ये बहुत अलग बात है। आगे कब टाइम मिलेगा तो उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम स्कूल जाने वाले बच्चों के बारे में बात करते हैं कि उनको अगर शुरू से ये पेंटिंग क्या है, उसे क्यों देखना है, क्या है उसमें, ये अगर पता होने लगा, समझने लगा, तो ऑटोमेटिक उनका नज़रिया ही बदलेगा। मुझे पता नहीं है कि तुम मेरे से कितने छोटे हो वगैरह, लेकिन मुझे याद है कि बचपन में बुक्स में, मराठी का बुक हो, हिंदी का बुक हो, हिस्ट्री का बुक हो, तो उसमें ना बहुत प्यारे प्यारे पेंटिंग्स होते थे। यानी जो हमारे ग्रेट आर्टिस्ट है, राजा रवि वर्मा है या बेंद्रे है, हुसैन है, इनके पेंटिंग होते थे और उनका ना नाम वगैरह लिखा होता था कि वो पेंटिंग का नाम क्या है, साइज़ क्या है, कौन से मीडियम में बना है और आर्टिस्ट कौन है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। लेकिन उसका इतना इम्पैक्ट पड़ा है कि आज भी वो एज इट इज़ मेरे सामने आ जाता है, वही कलर्स, वही सब, वो बुक वगैरह, वो जो मज़ा था देखने में। तो तब से शायद कहीं पे दिमाग में आया होगा कि अरे ऐसा भी है कि लोग काम करते हैं और इतना सुंदर काम करते हो, मन को भा जाता है। इवन जो इलस्ट्रेशंस वगैरह रहते थे, तो ऐसा बताना गलत है, मेरे कुछ बचपन के टीचर्स वगैरह सुनेंगे तो बोलेंगे सीमा तो ऐसे कर रही थी। तो क्लास चालू है, बुक में कोई पिक्चर अच्छा लग रहा है तो उसको कॉपी करो, उसको कुछ करो, तो ये रोज़ का चलता था। अच्छा। हाँ, तो मेरा नसीब अच्छा है कि किसी ने मुझे टोका नहीं, बिकॉज रिजल्ट वॉज गुड। तो सभी टीचर्स ने भी मुझे बहुत प्रोत्साहित किया कि नहीं तू जा आगे वगैरह वगैरह ऐसे। लेकिन ये प्रोसेस रहती थी, हम जब बचपन से सीखते आए हैं तब से ये सब इन्वॉल्वमेंट थी। तो इसके वजह से मे बी एस्थेटिक्स थोड़ा सा डेवलप हुआ होगा। वी नेवर नो कि उसके वजह से या मेरे माता पिता के जीन्स में ही थोड़ा वो था। दे आर नॉट आर्टिस्ट, हमारे घर में कोई भी आर्टिस्ट नहीं है। घर में पहली व्यक्ति हूँ जिसने आर्ट फील्ड में एंटर किया। लेकिन जब मैं पेंटिंग वगैरह करती थी या कोई आर्ट वगैरह क्रिएट करती थी तो मेरे डैडी और मेरी मम्मा उनके ऊपर रिएक्शन होता था कि नहीं ये ऐसा होना चाहिए था, ये एक्सप्रेस नहीं हुआ है, ये ऐसा होता तो और अच्छा होता। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि हर टाइम आप पेंसिल पेपर लेके हाथ में पेंसिल पेपर लेके हमेशा पेंटिंग करो, ऐसा नहीं होता है। Correct. आप नज़र से भी वो करते हैं। अभी आप मेरे सामने बैठे तो आई एम स्टडिंग योर फेस एंड योर बॉडी जेस्चर, तुम कैसे चलते हो, कैसे देखते हो, वॉट एवर। तो ये बाद में अपने ब्रेन से कभी जाके पेपर पे आता है और वो सब्जेक्ट बन जाता है, लाइक दैट। वैसे ही कहना ये है कि बचपन से अगर वो शिक्षा मिले, अभी आज के बुक्स में आप देखोगे तो कुछ क्लिप आर्ट टाइप वगैरह विजुअल्स है, इलस्ट्रेशंस है, उसमें कोई भी ब्यूटी एस्थेटिक्स वगैरह नहीं, बहुत सारा टेक्निकल पार्ट्स है। तो किसको वो अच्छा लगेगा? दैट विजुअल जस्ट गिव अ इंफॉर्मेशन, नॉट एनी एस्थेटिक सेंस। मीन्स उसका काम ही है कि इंफॉर्मेशन देना, तो उतना ही कर रहा है, लेकिन एस्थेटिक की बाजू जो है वो बाजू में निकल गई है। सो दिस इज द प्रॉब्लम आई थिंक। इसके वजह से ये जो न्यूट्रलनेस आता है पेंटिंग देखने के लिए या कोई आर्ट
देखने के लिए, या मेनी टाइम आर्ट मूवी वगैरह भी चलता है तो लोगों को पसंद नहीं आता, काय बोर बघत बसलीस तू, लाइक दैट. राइट. बट उसका जो मीनिंग है, उसकी जो क्वाइटनेस है, उसका जो पिन ड्रॉप साइलेंस है, कितना कुछ बता देता है आई हमें. एग्री. यस. एग्जैक्ट वही सभी आर्ट फॉर्म ऐसे ही है. हम जब शास्त्रीय संगीत सुनते हैं तो क्या सूदिंगनेस आता है, हमारा पूरा स्ट्रेस निकल जाता है. अग्रीड. लेकिन वही अगर आप एकदम रैप सॉन्ग या ऐसे ढिंचैक वाला गाना सुनोगे, तब मुझे पता नहीं ऐसा रिलीफ मिल सकता है. एग्जैक्ट वही सभी आर्ट का यही है, नॉट ओनली पेंटिंग और नॉट एनी म्यूजिक, ओनली म्यूजिक. सो मैं आपको एक बात बताता हूँ. जैसे आपने पूछा था कि हम दोनों के बीच में कितना एज डिफरेंस है, वो शायद आपको भी नहीं पता, बट ये जो पॉइंट है इस पे मैं डेफिनेटली कनेक्ट कर पा रहा हूँ. बिकॉज मैं पर्सनली जब भी मुझको शांत बैठना होता है तो मैं मराठी गाने सुनता हूँ. बिकॉज ऑफ कोर्स मदर टंग मेरा मराठी है, और वो भी 1961, जिनको दुनिया बाबूजी इस नाम से जानती हैं, श्री सुधीर फड़के जी, उनके सॉन्ग सुनता हूँ. और वो इतने पुराने हैं. 61 इज एक्चुअली माई फादर्स बर्थ ईयर. तो इवन ही गेट्स अमेज सम टाइम कि ये उस जमाने के गाने सुन रहा है जब मैं पैदा हुआ था. सो आई कंप्लीटली एग्री. उसी टॉपिक को अगर हम लोग आगे लें तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि मैं कुछ समय गल्फ में था, दुबई में था फॉर प्रीवियस जॉब पर्पस. वहाँ पे भी मैं म्यूजियम्स में जाता था. और मैं मुंबई में रहता हूँ, तो मैं मुंबई में जो प्रिंस ऑफ वेल्स, जो अभी मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय कहलाता है वो, और जहांगीर आर्ट गैलरी है वो, इन दोनों जगह पे मैं साल में कम से कम 3 या 4 बार जाता हूँ आज भी. और वहाँ पे था तो वहाँ का जो भी था उधर जाता था. जैसा आपने बताया बिल्कुल राइटफुली, मैंने देखा है कि वहाँ के जो लोग हैं वो जब किसी पेंटिंग के पास जाते हैं तो वो हमारी ऑडियंस की तरह सिर्फ गए, सेल्फी खिंचवा लिया, आगे चले गए. दे वुड नॉट केयर टू इवन वेट देयर फॉर अ मिनट कि फ़ोटो खींचने के बाद, ठीक है आपको खींचना था, आपने खींच लिया, बट उसमें क्या दर्शाने की कोशिश की गई है वो देखने के लिए रुकते नहीं है. जबकि मैं वहाँ पे जब था, मैंने देखा कि लोग रुकते हैं, समझ में आए ना आए वो एटलीस्ट कोशिश करते हैं. तो क्यों ऐसा हो रहा है हमारी ऑडियंस के साथ? या डेफिनेटली कि वो कल्चर ही नहीं है अपने पास, तो वो छूट रहा है. छूट रहा है ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि अपब्रिंगिंग का, फिर से यहाँ अपब्रिंगिंग का ही सवाल आता है कि घर वाले या अपने आजू बाजू में वो एटमॉस्फेयर नहीं रहे कि पेंटिंग देखना है या अच्छी चीज़ें देखना है या कुछ देख के उसे समझना है, उसको एनालिसिस करना. अगर ये प्रोसेस नहीं हुई ना तो हम किसी चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं ऐसा बोल सकते, लेकिन समझ थोड़ी सी हमारी वीक हो सकती है. लाइक हम मे बी सुपरफिशियल जीना चालू करें या करते होंगे कि कोई चीज़ हुई है तो लाइक लास्ट टाइम हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा था और वीडियोस भी वायरल हुआ था कि एक लड़की को किसी ने मार दिया और कितना 14 बार उसके हाथ में जो स्टैबिंग वगैरह किया. और बहुत सारे लोग उधर से जा आ रहे थे, एक कोई गया और उसको उसने डरा के भगा दिया और वो बेचारी लड़की गई. राइट. तो वो इतना लोगों ने जनरलाइज किया कि उधर से वो जाने लगे. यानी वो सेंसिटिविटी ही नहीं रही ना. सेंसिटिविटी होती तो मे बी आप थोड़ा सा लोगों ने एक साथ आते और थोड़ा सा कदम उठाते और बहुत सारे लोग एक साथ आते तो वो आदमी कुछ नहीं कर पाता था. Agreed. लेकिन ये हुआ बिकॉज ऑफ अपब्रिंगिंग. मैं कैसे सेफ रहूं या मैं कैसे क्या देखूं वगैरह, लाइक दैट. तो या मैंने जो शुरू में ही बोला था कि लोगों को लगता है कि पेंटिंग और मेरा क्या है, मेरा और उसका कुछ संबंध नहीं है, मैं वो जाने दो, वो करता है तो करने दो, वो लगाता है लगाने दो. बहुत कम लोग ऐसे हैं कि उनको पेंटिंग वगैरह इन चीज़ों में इंटरेस्ट है. बिल्कुल. और अगर ऐसे लोग हमारे एक भी आजू बाजू में हो कि उसको इंटरेस्ट है तो ऑटोमेटिक दूसरा वो समझने लगता है. अग्रीड. कि चलो हम दोनों हैं, सपोज मुझे कुछ पेंटिंग का लेना देना नहीं है, लेकिन तुम बोलोगे चलना सीमा हम देखने जाते हैं, जहांगीर में ये शो लगा है, तो ऑटोमेटिक मैं जाऊंगी और तुम कुछ ना कुछ वहाँ बड़बड़ करोगे, कुछ तो बात करोगे, तो ऑटोमेटिकली मैं देखूंगी अरे क्या देख रहा है इसमें, चलो मैं भी देखता हूँ. तो ऑटोमेटिक ये आदतें बदल सकती है. बिल्कुल. राइट. तो इस टाइप से भी एक अवेयरनेस पेंटिंग का या आर्ट फॉर्म का हो सकता है, एक दूसरे को बता के, या उस टाइप के लोग एक साथ आ जाए, या क्या बोलते हैं, एक
हमारे दोस्तों के बीच में हो, हमारे फैमिली में कुछ ऐसी बातें चलती हो, सो ऑटोमेटिकली अपने भी डेवलप परसेप्शंस है वो बदल सकते हैं राइट। थ्रू द अवेयरनेस कि पेंटिंग क्या है, आर्टिस्ट उसके पीछे कितना काम करता है वगैरह वगैरह। ये जब समझने लगेगा तो ऑटोमेटिक वो बदल जाएगा। और मेनली क्या होता है कि फॉरेन कंट्रीज़ में कैसे होता है कि लोग बाहर जाके ओपन स्पेस में वगैरह पेंटिंग करते हैं, लोग उन्हें देखते हैं, तो वो समझ में आता है कि वो प्रोसेस होती है एक पेंटिंग करने की। अपने यहाँ पे क्या होता है कि लैंडस्केपिंग मोस्टली वैसे होता है कि लोग बाहर जाते हैं, पेंटिंग लैंडस्केप वगैरह करते हैं, तो 4 लोग आते हैं, पूछते हैं वगैरह वगैरह, और फिर आजू बाजू के लोगों को बोलते हैं अरे उधर वो काम कर रहा है, जाके देखो वगैरह। तो ऑटोमेटिक वो अवेयरनेस बढ़ता है, तो उसे वो समझ में आया कि कुछ तो है ऐसा। जब वो मे बी आगे जाके कभी उसने लैंडस्केप वगैरह कहीं पे भी देखा तो वो बोले अरे ये करते वक्त मैंने देखा था। हाँ, तो ऑटोमेटिक ये अवेयरनेस बढ़ती है। जैसे Right. वैसे कि आप कैसे रीच होते हैं, तो ऑटोमेटिकली मैं ऐसा भी बोलूँगी कि इट इज़ गवर्नमेंट की बोलूँ या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो आर्ट एक्टिविटीज़ हैं वो थोड़ा सा पब्लिक प्लेसेस में हो, और प्रोत्साहन दिया जाए। हाँ, या पब्लिक प्लेसेस में हो, लोगों के सामने हो, तो उसका अवेयरनेस और बढ़ सकता है और सेंसिटिव माइंड्स और डेवलप हो सकती है। ओके। सो इट इज़ लाइक दैट ओनली कि अपना जो कल्चर है थोड़ा सा अलग टाइप का है, और जो बाहर के कंट्रीज़ का है वो थोड़ा सा अलग है। ओके। लेकिन अपने पास भी बहुत सारे सेंसिटिव लोग हैं, नहीं है ऐसा हम बिल्कुल नहीं बोल सकते। आपने थोड़ी देर पहले एक शब्द का प्रयोग किया था, रसिकता, जो मैंने आने से पहले यहाँ पे चेक किया था, हिंदी में भी वो सेम शब्द है, रसिकता। तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ और फिर आप मुझको उस उदाहरण के आधार पे बताइए कि ये सेम लॉजिक पेंटिंग इस विषय में कैसे एप्लीकेबल होता है। तो मैं पिछले 10-12 साल से एक मराठी कीर्तनकार हैं आफरी बुआ, उनके कीर्तन सुनता हूँ जो मुझे बचपन से बहुत पसंद है। उनका एक कीर्तन था जो कि सिर्फ संगीत इस विषय पे था। ओके। उस कीर्तन में उन्होंने ये बोला था कि मान लीजिए अगर आप सुधीर फड़के जी का ही एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मान लीजिए आप उनका कोई गाना सुन रहे हैं और आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई प्रसंग आए जब वो आपके सामने लाइव गाने वाले हैं, तो अगर योग्य रसिकता आप में होगी तो आप उनको ये नहीं कहेंगे कि वही सुनाइए जो कैसेट पे रिकॉर्डेड है, क्योंकि जो कैसेट पे रिकॉर्डेड है वो आप जिंदगी में और 100 बार सुन सकते हैं। बट जब आपके सामने ये अपॉर्चुनिटी आएगी, प्रसंग आएगा कि वो सामने खड़े हैं, तब आपने उनसे उल्टा ये कहना चाहिए कि वही गाना और कितने विभिन्न प्रकार से सुनाने की क्षमता है वो सुनाइए। तो इस सेम लॉजिक से अगर हम बढ़ें, तो अगर किसी व्यक्ति को, कॉमन मैन को अपनी रसिकता बढ़ानी है पेंटिंग इस विषय में, तो क्या करना चाहिए? ऑफ कोर्स बहुत सारे एग्जीबिशंस को जाना चाहिए, एक्चुअल जो वर्क्स डिस्प्लेड है वो देखने चाहिए, ना कि गूगल पे सर्च किया और वो देखा। क्योंकि देखिए स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन या लैपटॉप और टीवी व्हाटएवर, उसके ऊपर जो स्क्रीन है उसके ऊपर टेक्निकल इफ़ेक्ट हुआ है, उसके कलर बदले हैं, उसका जो फीलिंग है वो बदला है, उसका साइज़ लिमिटेड हो गया है। लेकिन वही जब आप पेंटिंग या कोई आर्ट फॉर्म एक्चुअल जाके देखते हो, तो वहाँ आप खुद और वो पेंटिंग, एक्चुअल पेंटिंग जिसको उस पेंटर ने पेंट किया है, कलर किया है, उसका मन उसके साथ था वो बनाते वक्त, उसका हृदय उसके साथ था, उसका ब्रेन उसके साथ था, उसके स्किल्स पूरे वहाँ यूज़ हुए हैं। ये सब चीज़ों को लेके वो पेंटिंग बना है। तो वो पेंटिंग देखना वो एक अलग ही सेंस क्रिएट करता है। उसे आप रसिकता बात बोल सकते हो। जितना आप उसके साथ कनेक्ट होते हो उतना वो पेंटिंग आपको अच्छा लगता है। देखिए सीधा साधा सब चीज़ है कि कोई XY पर्सन आपको पता ही नहीं है जी। पता ही नहीं है, तो वो आपके सामने से निकल जाता है, तो आप क्या करोगे कि हाँ कोई निकल गया ऐसा। बिल्कुल। लेकिन वही जब आपने कभी उसको बचपन में देखा है, लेकिन वो आगे से जाता है, तो आपका ब्रेन तुरंत काम करने लगता है कि अरे इसको मैंने पहचान, कोई तो है, कोई है, स्ट्रेस देने लगते हैं और तुरंत आप उसको पुकारते हैं, वो बुलाते हैं। बिल्कुल।
सेम ऐसे ही होता है कि आप जब किसी चीज़ को कनेक्ट होते हो तब वो आपको पहचान वाली लगती है और आपकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ती है। तो सेम है, एक तो जिन लोगों को एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, जिन लोगों का रीडिंग बहुत ज़्यादा है, जो लोग अनुभव विश्व में एकदम माहिर है, उन लोगों को मुझे लगता है कि पेंटिंग या कोई आर्ट फॉर्म जल्दी से ऐसा क्लोजलीनेस क्रिएट होता है उनके बीच में। ऐसा एक मेरा एक जनरल ऑब्जर्वेशन है। या ऑल राइट, एक तरीके से ऐसा मान सकते हैं कि जो पेंटिंग्स होती हैं वो जो पेंटर है, जो आर्टिस्ट है, उसके मन का एक दर्पण होता है, एक मिरर होता है। एक्चुअली नहीं, देखिए अब दो टाइप के लोग होते हैं कि सेलिंग के लिए पेंटिंग करने वाले, और एक ऐसे कि मुझे जो लगता है वो मैं पेपर पे या कैनवास पे उतार रहा हूँ या कोई सरफेस पे मैं उतार रहा हूँ, नॉट नेसेसरी कि वो पेपर हो या कैनवास हो, कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इन दैट केस जब आप पेंटिंग के सेलिंग का सोच के काम करने लगोगे तब प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। आपको थोड़ा सा टेंशन आ सकता है कि मेरा ये पेंटिंग एग्जीबिशन के लिए लगा तो वो सेल होगा कि नहीं, या उसे कुछ पूछेगा, कोई पूछेगा या नहीं पूछेगा। इस टाइप का सवाल मन में खड़ा होके आप नर्वस हो सकते हैं, या आपको डिप्रेशन भी आ सकता है कि आपके पेंटिंग का सेल ही नहीं है, तो यार मैं ये बना रहा हूँ तो ये पूरा गलत है। आप आपके आर्ट को सेल के साथ कंपेयर कर रहे हो या मेजर कर रहे हो, तो थोड़ा सा ये अनहैप्पी चीज़ लगती है मुझे। लेकिन दूसरी बात, जब मैं पेंटिंग मेरी पूरे नॉलेज में बना रहा हूँ या बना रही हूँ, तो वो सेल हो या ना हो, लेकिन लोग उसको कैसे समझ रहे हैं, कैसे उसे ले रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। ओके, राइट। तो एक एग्जांपल बताती हूँ। 2019 में मेरा शो था, जहांगीर में ही था, सोलो शो था। पेंटिंग लगाए थे बहुत सारे, और एक आदमी लगभग 4-5 घंटे से ना एक पेंटिंग के सामने ना जाके रुकता था। 5 घंटे? हाँ, कंटिन्यू My 5 God. घंटे उसका वो प्रोसेस चालू था। मेरा उसके ऊपर ध्यान नहीं था, मेरे फ्रेंड लोग थे तो बोले कि सीमा वो ना उस पेंटिंग के पास ना कब से जाके देख रहा है, घूम रहा है, फिर से उधर जाके देख रहा है, घूम रहा है फिर से। तो मैं बोला हाँ, उसको लगता हुआ कुछ, जाने दो, ऐसे उसकी मर्जी ना, वो क्या करे। तो मुझे कुछ हमारे जाने माने फ्रेंड लोगों ने बोला कि अरे ये ना तुम्हारा पेंटिंग खरीदेगा, ये देख जाते जाते ना शाम तक ये तुझे बोले वही सेम पेंटिंग? वही सेम पेंटिंग। ओके। अरे ये तो मैं पेंटिंग ऐसे ही एकदम फोर्स में बनाया था, कुछ इंटरेस्टिंग लगा था तो ऐसे ही कुछ घंटे में वो बनाया था, उससे बेटर ये पेंटिंग है, इतना टाइम लगाया था, ऐसा था, वो वैसा था, वगैरह वगैरह। और पता है, आई थिंक दैट वाज माय फर्स्ट डे ऑफ दैट शो। वो आदमी जाते वक्त आया और उसने मुझे बोला कि मुझे वो पेंटिंग चाहिए। वाओ। और आई वाज सरप्राइज कि यार क्या, बाकी इतने फ्रेश पेंटिंग्स है और उसको ये डल कलर वाला पेंटिंग क्यों अच्छा लगा। ना उसमें एनाटॉमी ठीक से है ना कुछ नहीं, लेकिन उसमें मेरे एक्सप्रेशंस थे, ये क्लियर था। तो उसको ये पसंद लगा और पसंदीदा लगा, और उसने वो जो उसकी कीमत थी वो दे दी उधर ही मुझे, और वो निकल गया वो पेंटिंग लेके, एंड ही वॉज हैप्पी। सो रियली यानी ऐसे होता है। अभी जो मैंने पहला सेंटेंस किया कि कुछ लोग पैसा देख के अपने आप को, या कितना मेरे पेंटिंग का सेल है ये देख के खुद को मेजर करते हैं कि आई एम सक्सेसफुल और नॉट सक्सेसफुल। करेक्ट। सो बेसिकली सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल ऐसी कुछ बात नहीं होती। राइट, ये सब मानने की बातें हैं। तो इसका ऐसा मतलब नहीं है कि विदाउट पेंटिंग में सेलिंग में जी लूँ, ऐसा नहीं हो सकता है। राइट। पेंटिंग सेल तो होनी ही चाहिए, लेकिन किसी की कॉपी करके या मार्केट में यही चल रहा है ऐसा सोच के अगर पेंटिंग सेल होती होगी तो वो थोड़ा डेंजर है। करेक्ट, क्योंकि ट्रेंड कभी भी चेंज हो सकता है। ट्रेंड का सवाल ही नहीं है सर, इट इज नॉट एडवर्टाइजिंग ना, इट इज ओनली लाइक पेंटिंग आपकी अभिव्यक्ति है, आर्टिस्ट की अभिव्यक्ति है, वो ट्रेंड में नहीं जा सकती है। वो अगर टच होती है, उसमें कुछ है सब्जेक्ट में, वो करने की
आर्टिस्ट की मनोकामना क्या थी, उसने क्या एनर्जी डाली है उसमें, उसका नॉलेज क्या है उसके बिहाइंड, वो सब लेके वो पेंटिंग सेल होता है. देयर इज नो ट्रेंड इन Okay. पेंटिंग, यू नो, कि ऐसा नहीं है कि एब्स्ट्रैक्ट चल रहा है तो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, ऐसा नहीं है. ऑल राइट. यू नो, मुझे तभी भी हंसी आ रही थी और अभी भी हंसी आ रही है. एक शो पे मैं गई थी और दैट टाइम वाज राम का सब कुछ चल रहा था. राम मंदिर और ये केस का कंक्लूजन अच्छा, वगैरह निकलने right. वाला था और कुछ लोग राम के बहुत बहुत पेंटिंग कर रहे थे. सो मैं गैलरी का नाम नहीं ले रही हूँ, दे आर ऑल्सो माई फ्रेंड, बट दे सेड मी कि देखो सीमा जी, अब ना सब राम ही बिकेगा, लाइक दैट ओनली. ओके. राम ही बिकेगा, राम पे काम करना चाहिए आर्टिस्ट ने. अच्छा. हाँ, मेरे पास आओ पेंटिंग लेके राम के, मैं बेच दूंगा सब, कोई प्रॉब्लम नहीं. व्हाट इज दिस नॉनसेंस? राम क्या बेचने की चीज है? आत्मा से अगर निकलता है राम, और मुझे जब लगता है कि नहीं मैं अब निकालूंगी राम, तो उसका कुछ वैल्यू है. लेकिन वो सेल हो रहा है मार्केट में, वही डंका है, इसलिए मैं वो पेंटिंग करूँ. दिस इज नॉट इररिलेवेंट. इररिलेवेंट मीन्स इथिकली नहीं लगता है. अभी देखो, ये मेरा पूरा परसेप्शन है. कुछ लोग मुझे गालियां देंगे कि क्या ये तू कैमरा के सामने बात कर रही है. नहीं, आई डोंट थिंक सो. बट इट इज माय ओन ओपिनियन, सो दैट्स इट. या ओके. मैं एक ऐसे व्यक्ति का भी नाम लेने वाला हूँ जो शायद अगेन जैसा आपने कहा कि कंट्रोवर्शियल हो सकता है, ये नाम भी हो सकता है. हम सबको पता है कि वो किसके वजह से हुआ. ठीक है, अगर मैं नाम ना भी लेके बात करना चाहूँ तो भी हम सबको पता है कि वो किसके वजह से हुआ. वो एक इंसान जिसने अपने आसपास के यूरोप की कई कंट्रीज़ पर अटैक किया, उनको कैप्चर किया, बहुत सारे अलग रिलीजन के लोगों के साथ और एक अलग तरीके का अत्याचार किया. बट अगर हम उस इंसान के रूट्स में जाएं, ओके, तो ये भी पता चलता है कि एट द एज ऑफ 7 उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था अपने पिताजी का ऑस्ट्रिया में. वो जर्मनी चले गए थे और 7 से लेकर 10 साल की उम्र तक उन्होंने एज अ पेंटर स्ट्रगल किया. ओके, सो कहीं अगर मैं ये पूछूं, थोड़ी देर पहले मैं आपको पूछा था कि दर्पण होता है क्या. ऑन द अदर हैंड वाइस वर्सा अगर मैं पूछूं कि आपको ऐसा लगता है कि किसी आर्टिस्ट के ब्रश स्ट्रोक्स में या उसके आर्ट में दिख सकता है कि वो फ्यूचर में क्या बनने वाला है? बिकॉज किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि वो इंसान आगे जाके इतना बड़ा तानाशाह बनेगा. ओह राइट, लाइक दैट. अभी जिनके बारे में आप बोल रहे हो, वो एक एग्जाम्पल आप बता रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बनी आजू बाजू में, इसके वजह से वो वैसे बने. एक ग्रुप है, वहाँ के जो आर्टिस्ट है वो सुंदरता को थोड़ा सा बाजू में रखते हैं. ओके, लेकिन वो क्या करते हैं कि जो सब्जेक्ट है उसे एम्फेसिस करते हैं. जो हार्ड फीलिंग है सोसाइटी में जो चल रहा है वगैरह, वो चित्रित करने की कोशिश करते हैं. तो वो करते वक्त वो ज़रा भी सोचते नहीं है कि मेरा पेंटिंग सेल हो वगैरह वगैरह. लेकिन जो प्रॉब्लम है सोसाइटी में, वो बहुत इम्पैक्टफुली वो पोर्ट्रे करते हैं अपने पेंटिंग में. ओके, एंड ऑटोमेटिकली उनको नेशनल इंटरनेशनल रिकग्निशन मिल रहा है. और जब ये बातें लोगों को पहुंचने लगेंगी तो मे बी उनके पेंटिंग सेल भी हो जाएंगे. दे गॉट मेनी अवार्ड ऑल्सो, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स. तो इट्स लाइक कि पेंटिंग करना यानी पेंटिंग के लिए ही लिमिटेड नहीं है. आप सोशल अवेयरनेस भी उसके साथ कर सकते हो. अगेन आप कैसे उसे पोर्ट्रे करते हो, आपके जो प्रॉब्लम्स है उसे आप कैसे आगे लेते हो. अगर आपने दूसरा एग्जांपल लिया फ्रीडा का, तो फ्रीडा ने पेंटिंग किए, कैसे किए, उसमें ब्यूटीफुलनेस कितना था आपने देखा होगा. तो उसने सब सब्जेक्टिव लिखा ना कि उसके हस्बैंड के साथ क्या रिलेशन था, जब वो उसका एक्सीडेंट हुआ तो वो कैसे सफ़र कर रही थी, वो पेन उसे बार बार कैसे डिस्टर्ब कर रहा था. वही तो था सब पेंटिंग में. उसका फ्रस्ट्रेशन था. जब उसका बच्चा जाता है तब क्या होता है, वो कैसा फील करती है, वो जो लाइफ के अप डाउन्स थे वही उसने पोर्ट्रे किए ना. राइट. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रिबेल और आर्टिस्ट ये डिस्कनेक्टेड बात है. एक्सप्रेशंस है अगेन कि आप
कौन से माइंडसेट से एक्सप्रेस करते हो। अभी कल मेरा एक स्टूडेंट बोला मुझे, बहुत ऐसा हट्टा कट्टा जिम वगैरह जाने वाला, 2-2 घंटा जिम में ये करने वाला। तो मैं उसे बोली कि बेटा कैसे तुम ये कर लेते हो, तुम्हारा काम भी अच्छा है और तुम जिम में भी जाते हो, ये कैसे मेंटेन करते हो। तो बोला कि मैडम वो क्या है कि लोगों को ना लगता है कि आर्टिस्ट ऐसे लंबे बाल वाले, गंदे कपड़े पहनने वाले और चप्पल डाल के चलने वाले और ऐसे वैसे होते हैं, ऐसा लगता है लोगों को, यानी ही आर्टिस्ट, उसको वही आइडेंटिटी है आर्टिस्ट की। लेकिन मुझे वो ना क्रैक करना है, स्टीरियोटाइप क्रैक करना है। हाँ, तो मैं सोचता हूँ कि एक फिटनेस चाहने वाला भी आर्टिस्ट हो सकता है, ये थोड़ा मुझे लगता है, इसलिए मैं थोड़ा उसके ऊपर ध्यान देता हूँ और दोनों भी मैं एक साथ कैरी करता हूँ, मैं यानी काम भी और साथ में अपना बॉडी पर्सनालिटी भी कैरी करता हूँ कि अच्छा लगता है मुझे ये सब। सो नॉट नेसेसरी कि पेंटिंग करने वाला सिर्फ पेंटिंग ही करे, तो उसके अलग अलग सोशल थिंकिंग है, थॉट्स है, वो उस टाइप से बिहेव कर सकता है और उसके जो सोशल सोचना है उसका या सर्वाइव करने के लिए जो उसका स्ट्रगल है, वो भी अपने काम में ला सकता है वो। ओके, एक चीज़ है दैट इज़ कॉल्ड एज पेरेंटिंग। ओके, एज एन आर्टिस्ट, कोई भी आर्टिस्ट, सिर्फ आपका ही उदाहरण ना लें, किसी भी आर्टिस्ट को जब ग्रो होना होता है तो एक फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। आज की तारीख में आई वुड नॉट से कि वेदर इट इज़ फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेट, दैट आई विल लीव ऑडियंस टू डिसाइड, बट आज की तारीख में एक ऐसा स्टीरियोटाइप बन चुका है कि पेरेंट्स को लगता है कि अगर ये इंजीनियर बनेगा, अगर ये डॉक्टर बनेगा, एडवोकेट बनेगा तो कितना बेहतर है। इसमें दोनों पॉइंट ऑफ व्यू हैं। वो ये सोचते हैं कि दिस इज़ अ स्ट्रीम ऑफ इनकम जहाँ पे एक फिक्स्ड इनकम आता रहेगा। ऑन द अदर हैंड, एक अगर आर्टिस्ट बनना है, राइट, आपके प्रकार से या कोई और प्रकार के जो आर्टिस्ट होते हैं, तो उनको लगता है कि पता नहीं इसमें क्या कमाएगा, पता नहीं आगे ज़िंदगी का क्या होगा। तो इंडियन पेरेंट्स को अपना माइंडसेट कहाँ इवॉल्व करने की ज़रूरत है? पेरेंट्स को समझ में आना चाहिए कि अपने बच्चे किस टाइप से बढ़ रहे हैं या उनका इंटरेस्ट पॉइंट कैसे है। मैं मेरे हस्बैंड का एग्जांपल देती हूँ कि प्रदीप को किसी ने, मेरे हस्बैंड का नाम प्रदीप है, तो जब भी उसको कोई पूछता है कि तू कैसे आर्टिस्ट बना या कैसे इस फील्ड में आया, तब वो हमेशा बोलता है कि मैं बचपन में ना मिट्टी लेता था, उसमें पानी डाल के ना कुछ कुछ बनाता था, तो मेरी मम्मा वो ऑब्जर्व करती थी। और उसने एक बार मिट्टी भी ला के दी थी प्रॉपर कि काम करने के लिए। और जब उसको लगा प्रदीप को कि उसने एडमिशन लेना चाहिए आर्ट कॉलेज में वगैरह, तो उसे पूरा घर से सपोर्ट मिला क्योंकि उसके माँ ने ऑलरेडी उसे आइडेंटिफाई कर लिया था। बिल्कुल, राइट। तो जब हमारा बच्चा एक पर्टिकुलर एज में होता है या ग्रोइंग होता है, तब पेरेंट्स का ऑब्जर्वेशन वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ना कि उसे कहो कि जनरली एक इजी बात है कि बच्चा 5-6 साल तक अपने घर के वॉल को ही कैनवस समझता है, सरफेस समझता है उसके ड्राइंग का, राइट। तो वो पूरा ड्राइंग करता है, इधर करता है, जितना हो सकता है उतना ऊपर जाता है, वहाँ ड्राइंग करता है, पेंटिंग करता है। और इंडियन पेरेंट्स उनको टोकते रहते हैं, या बच्चे यानी कुछ करने ही नहीं देते हैं, क्योंकि उनको पड़ा होता है कि मैंने इतना महंगा पेंट लगाया है और वो तुम गंदा कर रहे हो। तो ये पहली बात तो ये छोड़ना चाहिए, वो बच्चे का एक्सप्रेशन है, राइट। जब वो वॉल पे कुछ करता है तो, और उस पेंटिंग को ना, वो जो ड्रॉ करता है ना, हर एक चीज़ को ना मीनिंग होता है। ओके, या लाइक वो फादर बाहर गाँव गए हैं तो वो उसी टाइप का कुछ पेंटिंग करेगा कि वो नहीं है, मे बी वो मिस कर रहा है पेरेंट को वगैरह, फादर को वगैरह, या उसकी बहन का और उसका झगड़ा हुआ है, या घर में मदर डोमिनेटेड है, तो हमेशा वो पेंटिंग में क्या दिखाएगा कि मदर उसकी हाइटेड दिखाएगा। ओह, हाँ, क्योंकि वो डोमिनेटेड है, तो सबसे बड़ा कैरेक्टर दिखाएगा। हाँ, अगर उसकी बहन पापा के बहुत नज़दीक है तो बहन को वो पापा के बाजू में ही निकालेगा, हाथ में हाथ लेके वगैरह। तो वो सब सिंबॉलिक अभी हमें समझ में आता है इसलिए हम उसे सिंबॉलिक बोलते हैं, लेकिन वो पूरा उनका क्या बोलते हैं,
एक्सपीरियंस होता है Okay. और एक्सप्रेस वो उनके ड्राइंग में पेंटिंग में करते बट हैं। दैट्स सो डीप जो अभी आपने बताया। बच्चा अभी वो जो डेलिकेट आजू बाजू में चीज़ें चल रही है कि अब्यूजिंग वगैरह बच्चे को, अगर बच्चे के ड्राइंग में कुछ ऐसा अजीब सा दिख रहा है डिस्टर्बिंग। या डिस्टर्बिंग कुछ दिख रहा है कि कुछ अलग है, रेगुलर काम से वो अलग कर रहा है, तो पेरेंट्स को थोड़ा सा हिंट मिल जाती है Okay. कि कुछ तो गड़बड़ है, वो क्यों ऐसा ड्राइंग निकाल सकता है, तो उसका इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। Right. यानी जब देखो पेंटिंग है या कोई भी ड्राइंग है, वो एक्सप्रेशंस होता है, हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग एक्सप्रेशन होता है। अगर तुमको बोला गया कि इस नटराज नटराज जी की मूर्ति का पेंटिंग करो या ड्राइंग करो, तो तुम तुम्हारे परसेप्शन से ड्राइंग करोगे, मैं मेरे परसेप्शन से ड्राइंग करूँगी, राइट, और कोई उनके परसेप्शन से ड्रॉ करेगा। तो ये हर एक का अलग अलग है, जैसे आपके एक्सपीरियंसेस है वैसे वो बाहर निकलने वाला है। वही सेम है कि जब छोटा बच्चा कोई ड्राइंग करता है तो उसके मीनिंग और उसका किस टाइप से जाना है वो समझ में आना चाहिए। आगे नहीं, अच्छा सवाल है आपका, बहुत चीज़ें उसमें ओपन अप हो रही है कि देखिए हमारे डिग्री कॉलेज में हम अप्लाइड आर्ट सिखाते हैं, डिग्री कॉलेज है, तो उसमें बहुत बार ऐसे होता है कि सीट एग्ज़ाम दी जाती है, एंट्रेंस एग्ज़ाम रहती है हमारे यहाँ। Okay. तो बच्चे क्या, स्कूल में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ना स्कूल में अवार्ड लेते हैं, गली में जो कंपटीशन होता है उसमें, सोसाइटी वगैरह, राइट, हाँ, उसमें अवार्ड लेते हैं। आते जाते लोग बोलते कि वाह कितना अच्छा पेंटिंग करते हो रे तुम वगैरह वगैरह। तो एक आशा उमड़ आती है कि नहीं मेरा बच्चा तो आर्टिस्ट ही बनेगा। लेकिन अब जब बच्चा आर्ट में एंट्री लेता है, कॉलेज में एंट्री लेता है, तो उसको क्लियरिफिकेशन नहीं होता है कि वो किस टाइप के आर्ट में जाना चाहता है। Okay. देयर इज स्कल्पचर, देयर इज पेंटिंग, देयर इज अप्लाइड आर्ट, देयर इज टेक्सटाइल, देयर इज मेटल, फोटोग्राफी तो अप्लाइड का पार्ट है। लाइक मैं ये अपने एकेडमिक चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ, जो अपना महाराष्ट्र में प्रैक्टिस है उसके बारे में बात कर रही हूँ। देयर इज डिफरेंट प्रैक्टिस एक्चुअली, और होनी भी चाहिए। अपने यहाँ पुरानी वाली है तो हम उसके बारे में बात करेंगे, जो है सो है। तो बच्चों को बाद में समझ में आता है कि नहीं मुझे तो पेंटिंग, मैंने खुद का काम करना ही अच्छा लगता है, मुझे क्लाइंट के लिए काम करना नहीं अच्छा लगता है, मैं नहीं जाऊंगा कॉलेज, मैं कॉलेज में बैठूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे टीचर जो बोलती है वैसा काम ही नहीं करना है, मुझे प्रोडक्ट के ऊपर काम ही नहीं करना है, मुझे वो डिजिटली काम ही नहीं करना है, मुझे तो ऐसे कैनवास बड़े बड़े लगाने हैं, वहाँ पेंटिंग वगैरह करना है, ऐसे लगने लगता है। तो अगेन ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई पेरेंट्स की कि मेरे बच्चे को ड्राइंग पसंद है तो उसको कोई भी कॉलेज में डालो, ऐसा नहीं चलेगा ना। उसका प्रॉपर स्टडी करना चाहिए कि उसका जॉनर क्या है, उसका इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो पेंटिंग या आर्ट के लिए क्या सोचता है। उसे एकदम सिस्टमेटिक आर्ट करना अच्छा लगता है, टेक्निकल आर्ट करना अच्छा लगता है, या एकदम फ्री आर्ट करना अच्छा लगता है। अभी ये मैं जनरल बात कर रही हूँ, जनरल लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि सबको समझ में आना चाहिए। तो ये सब जब आइडेंटिफाई होता है तब वो एग्जैक्ट बच्चा प्रॉपर चैनल में जा सकता है। अदरवाइज वो इधर उधर घूमेगा, एक 4-5 साल निकालेगा और फिर उसको समझ में आएगा कि नहीं ये तो मुझे नहीं चाहिए था, मुझे वो अलग ही चाहिए था। राइट। तो ऐसे भी बहुत बार होता है, हमारे यहाँ तो बहुत बार होता है कि अप्लाइड आर्ट में ना बहुत सारा काम होता है। देयर आर रिसर्च वर्क, देयर आर साइंस, देयर आर साइकोलॉजी, देयर आर फिजिक्स, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। ये एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट नहीं है हमारा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमारे दिमाग में 24/7 काम का ही चलता है। मैं आपके साथ बात कर रही हूँ तो ये भी मेरा स्टडी है कि हाउ इज़ दिस एटमॉस्फेयर, आप मेरे से कैसे बात कर रहे हैं, हमारे गणेश जी हमारे सामने कैसे अपीयर हो रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चलता होगा। एंड वेन एवर इट्स नीडेड फॉर सम कम्युनिकेशन आई पुट इट ऑन माई पेपर और माई स्क्रीन। तो इस टाइप से ये सिस्टम होता है, राइट। तो ऑटोमेटिकली कहना क्या है कि जो बच्चे को समझ में आ रहा है वो ज़रूरी है,
और फिर हमारे डिपार्टमेंट में बच्चे आने के बाद जनरली पेरेंट्स को लगता है कि अरे स्टडी में काम नहीं कर रहा है, स्टडी ठीक से इसका हो नहीं रहा है, तो आर्ट में डाल दो। तो नज़दीक कौन सा कॉलेज है, रचना संसद है, तो चलो डाल दो। लेकिन यहाँ आने के बाद उसको मेडिकल डिपार्टमेंट फील्ड या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से भी ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। राइट। तो ऑटोमेटिकली पेरेंट्स भी नर्वस हो जाते हैं कि बच्चे, ऐसा लग रहा था कि बच्चों को कम काम लगेगा और उसको वो इंटरेस्टिंग लगेगा, लेकिन वैसा तो नहीं हो रहा है। वो तो हमेशा उसमें ही रह रहा है और डिप्रेशन में जा रहा है, क्योंकि उसको कुछ आता ही नहीं है उसमें। उसके दिमाग में ही नहीं जा रहा है चीज़। उसको लगता था कि जस्ट जाके पेंटिंग करना है, सबमिशन दिया या दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया, ऐसे ही क्या होता है उसमें, ड्राइंग तो निकालना है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं वो सीखनी बहुत ज़रूरी है। अगर अपने बच्चे को, अभी देखिए जो मुंबई में रह रहे हैं उनके लिए ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है कि जैसे बच्चे को कुछ पसंद आ रहा है ड्राइंग का, एनीथिंग, एनी टाइप ऑफ ड्राइंग, तो हमारे यहाँ मुंबई में खास करके मंथ ऑफ फेब में सब आर्ट कॉलेजेस में, बहुत सारे आर्ट कॉलेजेस है अपने यहाँ, तो वहाँ एग्जीबिशंस रहते हैं उनके कॉलेजेस के। ओके, तो वो कॉलेजेस के एग्जीबिशन अगर हम देखने गए अपने बच्चों के साथ, तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है, अलग अलग डिपार्टमेंट समझ में आते हैं, उसमें क्या प्रैक्टिसेस है वो समझ में आते हैं। और वो समझने के बाद हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अरे ऐसा भी होता है, करेक्ट, और मेरा बच्चा भी कुछ ऐसा ही करता है, तो आई कैन पुश हिम लाइक दैट। राइट। मे बी स्टूडेंट के साथ आप बात कर सकते हो, टीचर्स के साथ बात कर सकते हो, वो पर्टिकुलर एरिया के जो मास्टर्स लोग हैं उनके साथ जान पहचान बढ़ा सकते हो, उनका गाइडेंस ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं ना। अगेन एग्जीबिशन देखना, किसी चीज़ को क्रिटिसाइज मत करो, क्योंकि वो हर एक की अभिव्यक्ति है। बिल्कुल। राइट। तो उसका परसेप्शन आर्टिस्ट का अलग अलग है। आप किसी चीज़ को गंदा या किसी चीज़ को अच्छा नहीं बोल सकते। ये पहले सिखाना चाहिए बच्चों को। और जो भी है वो एक्सेप्ट करो, उसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। कोई एक्सपीरियंस बुरा भी है, लेकिन उसको लेके भी आप कुछ कम्युनिकेशन कर सकते हो। आपके वो सब्जेक्ट हो सकते हैं, आप उसे लोगों को कनेक्ट कर सकते हो, आप उससे लोगों को अवेयर कर सकते हैं थ्रू आपके आर्ट वर्क्स, आपके काम से। तो इस टाइप से पेरेंट्स को पहले समझ में आना चाहिए कि कितना इम्पोर्टेंट है ऑब्जर्वेशन एंड इधर उधर जाना, देखना, एक्सेप्टेंस, वो उसके ऊपर डिस्कशंस होना, ये बहुत ज़रूरी बातें हैं। स्किल तो अपनी जगह पे है, करेक्ट, कि स्किल से पेंटिंग बनता है, लेकिन वो स्किल एक बार आने के बाद पेंटिंग में क्या करना है वो भी एक सवाल है ना। बिल्कुल। तो आपके सोच पे ऊपर डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट क्या आएंगे उसमें। ओके। स्किल तो सभी आर्टिस्ट के पास स्किल्स है, लेकिन वो कैसे पुटअप करने, किस फॉर्म में पुटअप करने हैं, ये हर एक आर्टिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ओके। आपने अभी ये जो जवाब दिया उसमें आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया था, रिसर्च भी करना पड़ता है, और उसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट है और साइकोलॉजी भी पढ़ना पड़ता है, तो वो एग्जैक्टली क्या होता है? नॉट अ डिफरेंट डिपार्टमेंट। अभी मैं अप्लाइड आर्ट में हूँ और अप्लाइड आर्ट में सिखाती हूँ। मेरे कुछ प्रोफेशनल वर्क्स भी चालू होते हैं। मैं इलस्ट्रेशन में काम करती हूँ। ओके, तो इलस्ट्रेशन में काम करते वक्त सपोज अभी मैंने एक ये दिया है, प्रोजेक्ट दिया है बच्चों को प्रोजेक्ट ऐसा है कि कुछ ऐसे जगह पे जाओ, प्लेसेस पे जाओ मुंबई के, क्योंकि मैं मुंबई में सिखा रही हूँ इसलिए, कि उधर जाके एक जैसे कि कोलीवाड़ा है, उधर जाओ, वहाँ देखो कि वहाँ क्या प्रॉब्लम्स है, वहाँ का एटमॉस्फेयर क्या है, वो स्टडी करो और वो प्रॉब्लम समझो और उसका सॉल्यूशन थ्रू डिज़ाइन करो, थ्रू मीडिया करो। अभी देखो इसमें क्या क्या आता है। एक तो जो बच्चे ऐसे जगह पे जाते नहीं है वो पहली बार जाएंगे, राइट। उधर की जो प्रॉब्लम्स है, मुंबई को बोला जाता है कि कोळी लोकांचं शहर, सो उनके क्या प्रॉब्लम्स है वो समझ में आएंगे उनको। और हमने क्या बोला है कि उन लोगों के प्रॉब्लम समझ के उसका सॉल्यूशन निकालो। ऑटोमेटिक आप सोचने लगोगे बिल्कुल कि क्या प्रॉब्लम्स है और क्या सॉल्यूशन निकल सकते हैं।
तो ऑटोमेटिकली बच्चे सोशल होने लगते हैं। राइट। तो सोशल साइंस का ऑटोमेटिक उसमें इन्वॉल्वमेंट हुआ। देन कुछ पॉलिटिकल भी इशू हो सकते हैं, कुछ उसके वो एटमॉस्फेयर होने की वजह से एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, एनीथिंग। Yes. तो उसका भी ऑटोमेटिक थोड़ा बहुत तो चर्चा होगी। देन साइकोलॉजी, हर एक का आपको इंटरव्यू लेना है, तो ऐसे धड़ाम जाके आप किसी को पूछ नहीं सकते हैं। करेक्ट। आपको पहले जाना पड़ेगा, एक रेकी करनी पड़ेगी कि मैं किसके साथ बात कर सकता हूँ। उसको उस आदमी या औरत के साथ आपको धीरे धीरे अच्छी बातचीत करके उसे विश्वास देना पड़ेगा कि मैं जो पूछ रहा हूँ उसका मैं गलत यूज़ नहीं करूँगा। बिल्कुल। तो ऑटोमेटिक साइकोलॉजी भी उसमें यूज़ हुआ है। आप लोगों के साथ बात करने वाले हो, उनसे आप जो आपको चाहिए उस टाइप के सवाल पूछ के आंसर्स लेने वाले हो, और जब ये सब होगा उसके ऊपर आपका डिस्कशन होगा, आप एक कंक्लूजन पे आओगे, वहाँ आपकी फिलोसफी यूज होगी, एंड ऑटोमेटिक उसका सोल्यूशन है वो एडवर्टीजमेंट या कोई पोस्टर या सम होर्डिंग के थ्रू आ जाएगा। बिल्कुल। तो स्किल्स तो लगने ही वाले हैं, लेकिन वो वहाँ तक मेरे क्लास में अभी 60 बच्चे हैं, तो 60 बच्चों को सेम ही प्लेस मिला है कोलीवाड़ा, तो हर एक का डिज़ाइन कैसे अलग होगा सोचो। तो एक उसमें लिमिटेशन है कि हर एक का डिज़ाइन अलग अलग होना चाहिए, हर एक ने अलग अलग लोगों को मिलना चाहिए, कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। ओके। तो ये पूरा का पूरा उसमें कवर हो जाता है, सब डिपार्टमेंट्स उसमें कवर हो जाते हैं। टेक्निकल तो ऑटोमेटिकली डिजिटल करना है तो कंप्यूटर्स का वगैरह नॉलेज पता होना चाहिए। अगर आपको कुछ ऐप वगैरह डेवलप करना है उससे रिलेटेड, तो ऑटोमेटिकली आपको प्रोग्रामिंग वगैरह भी थोड़ा बहुत आना चाहिए, UI UX है वो यूज़ करना आना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें उसके साथ कनेक्ट हो जाती है। ओके। आपने थोड़ी देर पहले नाम लिया था गायतोंडे सर का, और हमारे इंडिया के ही एक और बहुत बड़े फेमस जो पेंटर हुए हैं MF हुसैन जी हुए हैं। अगर मैं वेस्टर्न साइड में देखूं तो वैन गॉग हैं, लियोनार्डो है, और ऐसे कई सारे पेंटर्स हैं। इन वहाँ के और यहाँ के जो पेंटर्स हैं, ओके, इनमें आप कहाँ समानताएं देखती हैं और कहाँ विभिन्नताएं देखते हैं? एक्चुअली अगेन दिस इज़ क्वाइट इन्फ्लुएंस थिंग, क्योंकि हमारा जो भारत का जो आर्ट फॉर्म है, बेसिकली हम मिनिएचर करने वाले लोग हैं। ओके। आपने देखा होगा कि हमारे जो मिनिएचर्स वगैरह है उसमें जहाँ पर्सपेक्टिव भी नहीं है, साइड व्यूज़ ही है सिर्फ, और अगेन अजंता के जो पेंटिंग्स है, राइट, तो अजंता के पेंटिंग की एक अलग ही कला है, उसका जो एलिगेंस है, उसका जो सब्जेक्ट है, उसके जो क्या बोल सकते हैं परसेप्शंस है, वो उसका अलग ही स्टाइल है। दैट इज़ ओनली इंडियन स्टाइल, राइट। इनफैक्ट हमारा जो पेंटिंग है भारत का, वो अगेन डिपेंड करता है कि यहाँ के सब्जेक्ट्स वगैरह, ओके, राइट। ऑटोमेटिकली उसके वजह से भी हमारे पेंटिंग के सब्जेक्ट अलग है फॉरेन के सब्जेक्ट से, राइट। फॉरेन में जो वगैरह पेंटिंग किए जाते हैं वैसे हमारे यहाँ इजीली नहीं होंगे, राइट। हमारे यहाँ में भी भगवान के या उससे रिलेटेड बहुत सारी पेंटिंग होगी, लेकिन वही फॉरेन में नहीं होंगे, उनके सब्जेक्ट अलग होने वाले हैं। करेक्ट, राइट। इसलिए उधर का कल्चर अलग है उस साइड का, और इस साइड का कल्चर अलग है। लेकिन अलग होने के बावजूद भी अगर हमारा थिंकिंग अगर एक टाइप का है, लाइक जैसे कि हमने पिकासो का बात किया कि उन्होंने गॉर्निका बनाई, तो एक सोशल सब्जेक्ट के ऊपर, तो वो अगर कोई भी देखेगा तो वो ऐसा बोलेगा नहीं कि वो पिकासो ने बनाया है, MF हुसैन ने बनाया है, राइट। वो सब्जेक्ट है, वहाँ कोई इम्पैक्ट नहीं है दूसरा, उसमें सिर्फ इम्पैक्ट है कि वो जो परिस्थिति थी तब की उसका ही इम्पैक्ट है, ना कि उस आर्टिस्ट का। आर्टिस्ट ने स्टाइल ऑफ कोर्स है, लेकिन ऐसा हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वो इंडियन है या वेस्टर्न है। लेकिन फिगरेटिव जब आप बात करोगे तो थोड़ा सा वो फ़र्क आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ की संस्कृति अलग है, उधर की संस्कृति अलग है, ओके, राइट। थोड़ा ये फ़र्क तो आएगा। सो आप पेंटिंग्स बनाते हैं, आप कई सारी गैलरीज में जाते हैं पेंटिंग्स देखने के लिए, तो मुझे आप कोई ऐसा 1 या 2 पेंटिंग्स के उदाहरण बताइए जहाँ पे आप गए और आप, जैसे आपने थोड़ी देर पहले बताया कि कोई एक व्यक्ति आए थे जिन्होंने आपकी ही पेंटिंग 5 घंटे लगातार घूम घूम के आके देखी, ऐसे आपने कौन सी पेंटिंग के साथ आप
कर चुके हैं? एक्चुअली मेरा नेचर जो है वो सब चीज़ को हाँ बोलने का है। राइट। एक्सेप्टेंस में ज़रा ज़्यादा रखती हूँ। तो बहुत सारी पेंटिंग्स मुझे अच्छी लगती है, लेकिन अभी देखिए इसके पीछे थोड़ा सा साइकोलॉजी भी है कि जस्ट जनरली फ्राइडे इज़ माय डे फॉर वंडरिंग हेयर एंड देयर, ओके। अकेले ही। सो गैलरी में जाने का, वहाँ पेंटिंग देखने का, लोग मिलते हैं उनसे बातचीत करने का, और लेट इवनिंग घर जाने का। Okay. मुझे कोई कंपनी वगैरह ज़रूरी नहीं होती है। तो इस वक्त ऐसे टाइम पे मेरा एक ऐसा होता है कि इट्स लाइक अ मेडिटेशन, लिटरली Okay. मेडिटेशन, कि मैं जाऊँ और वो पेंटिंग देखूँ और मुझे वाव लगे, वॉट क्रिएशन वगैरह ऐसा लगे, और वो पेंटिंग में आर्टिस्ट का थॉट मुझे दिखे, उसका एक्सप्रेशन, वे ऑफ एक्सप्रेशन मुझे दिखे, तो आई एम हैप्पी। लेकिन ये सुपरफिशियल जब मैं काम देखती हूँ तो आई एम सो डिस्टर्बिंग। मुझे लगता है कि मेरा पूरा वीक खराब हो गया। ओह, या। वीकेंड भी शायद। या वीकेंड तो होता ही है क्योंकि 2 दिन नींद नहीं आती है। सो इट इज़ वेरी बैड नहीं बोलूँगी, लेकिन डिस्टर्बिंग होता है। ओके। सो मैं किसी का नाम नहीं ले सकती कि यही मुझे पसंद आया वगैरह, क्योंकि मैं कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं कि उनके जो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है उसमें भी मैं गुम हो जाती हूँ, और ओह। कुछ लोग फिगरेटिव काम करते हैं, उनके भी काम देख के मुझे लगता है कि क्या क्रिएशन है ये। मीन्स एक क्लियर बात है कि रियलिस्टिक, एकदम हाईली रियलिस्टिक वगैरह इतना मुझे नहीं भाता है, सॉरी टू से, यानी वो एकदम स्मूथ वगैरह रेंडर किया होता है वैसा थोड़ा सा मैं दूर ही रहती हूँ। लेकिन जो एकदम बोल्ड एक्सप्रेशंस रहते हैं ना, काम करने का तरीका है, आर्टिस्ट ने पूरा फ्रीडम लेके काम किया है, वैसे उस टाइप की पेंटिंग्स मुझे अच्छी लगती है। सो अगर आप नाम ना भी लें, पर अगर आप उसको अपने वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस कर पाएँ कि जो आप ऐसी कोई पेंटिंग के सामने जाके बहुत घंटे तक खड़े थे, उसमें क्या दर्शाया गया था? या देयर इज़ वन पेंटिंग, उसमें वो पेंटिंग लगभग 2 साल पहले शायद मैंने देखा था। हमारे ही दोस्त थे, उनका शो चल रहा था, और बहुत बड़ा पेंटिंग था, लगभग 20 फीट बाय 5 इस साइज़ का था, बहुत बड़ा था, एब्स्ट्रैक्ट था वो। और उसमें जो कलर यूज़ किए थे, हाँ, वो जो कलर थे वो मुझे बार बार ना अलग इम्प्रेशन दे रहे थे, अलग फीलिंग्स क्रिएट कर रहे थे, और मन को ऐसा अच्छा लग रहा था, सूदिंग, और मैं उसमें डूब रही थी लिटरली। ओके। तो मैं क्या कर रही थी कि घूम के आई, फिर से उधर खड़ी रही, थोड़ा इधर खड़ी रही, उधर खड़ी रही, तो मुझे वो बहुत प्लीजेंट लगा। आई वॉज सो हैप्पी। वो मुझे लगा कि मस्त गया मेरा वीकेंड, चलो मस्त हुआ, और मुझे भी एक ऊर्जा मिली काम करने की, कि मुझे भी लगा कि नहीं, मैं भी कुछ जाके करती हूँ, मेरे दिमाग में ये कब से चल रहा था, तो मैं वो काम कर लेती हूँ, मैं जाके स्पॉन्टेनियस काम करना चालू करती हूँ। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे को ना इन्फ्लुएंस करती है। मीन्स ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं जाके वैसा ही पेंटिंग करूँ, मेरा खुद का एक आइडेंटिटी है, तो मैं उस टाइप में काम कर सकती हूँ। या कभी कभी एक मेरा सीरीज़ है कि सेल्फ चैलेंज करके, ओके। फेसबुक पे शायद मैंने डाला है वो। तो उसमें क्या है कि मुझे लगता है कि एक तो वो स्ट्रेस बस्टिंग है, पेपर रखती हूँ मैं, और मुझे आजू बाजू में कोई नहीं होता है, मैं डांटती हूँ कोई आजू बाजू आया तो, कि डिस्टर्ब मत करो, मीन्स देखने आए नो प्रॉब्लम, लेकिन डिस्टर्ब मत करो कि इधर हो जाओ उधर हो जाओ। मेरा घर छोटा है, Okay. उसमें जब बैठती हूँ तो सब एक्यूपाई हो जाता है, तो किसी को इधर से जाना है, किसी को उधर से जाना है, तो मैं बेडरूम में बैठती हूँ, बेस्ट सॉल्यूशन, कोई आता जाता नहीं। तो वाटर कलर लेना है और आराम से एंजॉय करते करते वो पेंटिंग करना है। एक स्ट्रोक लगाया, दूसरा स्ट्रोक लगाया, उसको देखना है बीच बीच में क्या फील होता है। तो वो जो है अंडरस्टैंडिंग, वो देखना और वो एंजॉय करना पेंटिंग, वो भी एक मेडिटेशन है। और मैं खुद को चैलेंज करती हूँ कि डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ, जस्ट गो। मैं खुद को वहाँ बताती हूँ और उससे वो पेंटिंग आता है। तो बहुत अच्छे बड़े बड़े आर्टिस्ट ने उससे सराहा है कि सीमा ये सीरीज़ बहुत अच्छी है, तुम बड़े फॉर्म में वगैरह करो। लेकिन जब मुझे
सच्ची में लगेगा कि मैं एक बड़े फॉर्म में करूँ, मुझे पता नहीं कि तब वो एक्सप्रेशन आएगा कि नहीं, आई डोंट नो। क्योंकि कोई पेंटिंग, खुद की भी पेंटिंग एक दूसरे की, यानी दो पेंटिंग सेम नहीं हो सकती बिल्कुल। है। तो उसी हिसाब से मुझे पता नहीं कि जब मैं बड़ा करने जाऊंगी पेंटिंग को तो वो कैसा होगा, वो तब की बात है जब मुझे लगेगा तब। लेकिन ये अगेन दिस इज़ वन प्रोसेस कि आप कैसे पेंटिंग देखते हो या कैसे आपको अच्छा लगता है, क्या इन्फ्लुएंस आपको करता है, ये सब प्रोसेस है। और उससे फिर अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है। फिर से मैं बोल रही हूँ कि अच्छा बुरा कुछ नहीं है, सिर्फ हमें क्या बोलते हैं, दिल में घंटी बजना, लाइक दैट। अमिताभ को बजी थी तब, वैसा ही है कि कुछ देख के घंटी बजनी चाहिए। दैट इज यू नो दैट पेंटिंग, हाँ हम बोल सकते हैं लाइक दैट। ओके। जो सिंगर्स होते हैं, ओके, मैं बार बार सिंगर्स पे इसलिए आता हूँ क्योंकि मेरा वो फेवरेट सब्जेक्ट है शायद आर्ट में। उनको कई बार प्रॉब्लम होता है, वो है कि उनके दिमाग में कई बार आर्टिस्टिक ब्लॉक आ जाता है, ऐसा उन्होंने कहा है कई सारे सिंगर्स ने, नॉट जस्ट इन इंडिया, परदेश के भी कई सारे आज की तारीख के फेमस सिंगर्स हैं, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है कि दे वर सफरिंग थ्रू आर्टिस्टिक ब्लॉक। तो वो अचानक से कुछ 2-3 साल के लिए गायब हो जाते हैं, फिर कम बैक करते हैं। तो क्या पेंटर्स की लाइफ में भी आर्टिस्टिक ब्लॉक आता है या आ सकता है? पेंटर के लाइफ में आर्टिस्टिक ब्लॉक, मैं बोलूँगी ना, क्योंकि ये अभिव्यक्ति है जो आपको फील होता है। फीलिंग तो कभी बंद नहीं होने वाली है। फीलिंग जो आ रही है, जो आपको लगता है, वो आप पेपर पे लाते हो। और जैसे राइटर को कैसे होता है कि राइट करना, तो नॉट नेसेसरी कि वो हमेशा पब्लिश ही हो, बिल्कुल राइट। वैसे आर्टिस्ट का भी है, उसको जब लगता है कि मुझे ये करना चाहिए तो आई कैन ड्रॉ दैट। तो वो छोटा भी पार्ट हो या बड़ा भी पार्ट हो, नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम यू मेक अ बिग पेंटिंग एंड सेल इट एंड गेट एडमायरिंग दैट पेंटिंग। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। आपको जो लगता है वो आप ड्रॉ ही करते हो, पेंट ही करते हो, वहाँ आप एक्सप्रेस ही होते थे। उसके वजह से ब्लॉक वगैरह मुझे कुछ हजम नहीं हुआ है, सॉरी टू से। नहीं, इकोनॉमिकल ब्लॉक आ सकता है आर्टिस्ट के लाइफ में बहुत बार। आई एग्री। लेकिन क्रिएटिव या काम करने का ब्लॉक या पेंटिंग करने का ब्लॉक नहीं आ सकता है। ओके। इसी से आगे बढ़ते हुए एक अभी पूरी ट्रेंडिंग जो चीज़ है टेक्नोलॉजी जो आ रही है, दैट इज़ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो इस हद तक आज की तारीख में बन चुका है, फ्यूचर क्या होगा मैं नहीं जानता, बट आज की तारीख में इस हद तक हो चुका है कि मुझे सिर्फ जाके उधर टाइप करना है मुझे क्या बना के चाहिए। उदाहरण के तौर पे अगर लें तो मान लीजिए मैं ऐसा टाइप करूँ वहाँ पे जाके कि प्रभु श्री राम का रावण का वध करते समय का एक पेंटिंग बना के दो, मतलब एक इमेज बना के दो, तो वो एआई बना देता है। एआई क्या करता है कि वो बैकएंड पे उसके मेमोरी में जितना भी फीड किया गया है उसके आधार पे कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करके बना के देता है। हैविंग सेड दिस, आपको क्या लगता है कि जो एक्चुअल पेंटर्स हैं, फिजिकल जो पेंटिंग करते हैं, उनको नॉट मे बी 10 साल बाद बट मे बी इन द लॉन्ग रन 25 साल बाद 30 साल बाद ये एआई की वजह से कहीं प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, फाइनेंशियल जो भी आपने बोला कि इकोनॉमिकल चैलेंज आ सकता है, वो हो सकता है आपको लगता है? सी कमर्शियल एरिया में डेफिनेटली आ सकता है। अगेन देर आर टू टाइप ऑफ थिंग्स ना, पेंटिंग्स आप जो कमर्शियल यूज़ करते हैं वो, और जो पेंटिंग जो इंडिविजुअल है वो वाला। ओके तो कमर्शियल में डेफिनेटली प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अगर मुझे कोई विजुअल चाहिए तो मैं किसी को हायर करूँगी, उसका पे करूँगी, फिर उसका आने जाने का खर्चा, उसके मेंटेनेंस का खर्चा वगैरह वगैरह, इसके वजह से वो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। ड्यू टू दैट एआई आप कुछ टाइप करते हो और आपको रिजल्ट मिल जाता है। उसके लिए आपको आर्टिस्ट होना चाहिए ऐसा नहीं, लेकिन वो जो रिजल्ट है और वॉट एवर जो है वो सोचने के लिए भी, अगर वो जितना आर्टिस्टिक वे से कमांड देता है उतना वो विजुअल क्रिएटिवली आएगा। लेकिन एकदम लेमैन टाइप आपने ऑर्डर दिया उसको तो वो वैसा ही विजुअल आपको करके देगा, राइट। सो अगेन कौन उसे प्रोवाइड कर रहा है इन्फॉर्मेशन, वो डिपेंड करता है कि कैसा विजुअल है। अगेन अच्छा किया आपने ये सवाल पूछा। इनफैक्ट मॉर्निंग में ही मैं न्यूज़पेपर देख रही थी,
मटा हमारे एक दोस्त लाते हैं कॉलेज में, तो मैं वो देख रही थी। सो सब जगह पे एआई का इम्पैक्ट था। एआई विजुअल्स यूज़ किए थे, यानी ट्रेन का जो प्रॉब्लम चल रहा है वो दिखाने के लिए एआई का विजुअल। मार्केट का प्रॉब्लम अभी गणपति है, तो गणपति की जो भीड़ भाड़ है वो भी एआई थ्रू। हाउ कैन इट पॉसिबल? इतना वो आर्टिफिशियल लग रहा था, वो न्यूज़ पढ़ने का मन भी नहीं किया मेरा। आर्टिफिशियल मीन्स एआई जहाँ पे यूज़ होता है वो सच में हमारे साथ कितना कनेक्ट होता है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ आर्टिफिशियल। करेक्ट। लाइक कोई देखो, एक कोई मूवी होता है, जैसे कि उसमें बहुत सारा मेकअप वेकअप किया है, हाँ, और एक मूवी है कि जो बहुत ही नेचुरल है, देयर इज़ नो मेकअप, नो शोशा वगैरह वगैरह वगैरह। तो कौन सा ज़्यादा टच में लगता है, या उसको कितना एक्सेप्टेंस कौन से मूवी को मिलता है या कौन से विजुअल को मिलता है? वैसे ही है कि एआई आपको एक लिमिटेड टाइप ही विजुअल देने वाला है, आउटपुट, बिल्कुल। आउटपुट देने वाला है, उसमें रियलिटी का फील नहीं आएगा। आई एग्री। राइट। और जनरल लोगों को ऑफ कोर्स वो लुभाएगा, बिकॉज स्वीट स्वीट वाला फीलिंग है उसमें, तो फिनिशिंग वाला है उसमें फीलिंग, राइट। तो वो चलेगा, एक लिमिट तक चलेगा डेफिनेटली, लेकिन उसके बियॉन्ड अगर कुछ चाहिए तो ऑटोमेटिक आपको हाथ से ही काम करके या आपका खुद का क्रिएशन वहाँ यूजफुल होने वाला है। ओके। दैट्स व्हाई डोंट नीड टू फ्राइटन फ्रॉम एआई, नो नीड। क्रिएटिव माइंड्स को या क्रिएटिव हैंड्स को तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है ऐसे कुछ टेक्नोलॉजीज के वजह से डर अपने मन में पैदा करना ज़रूरी नहीं है।